हेलो बच्चों, आप लोगों को बेटा आज मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये समझ लो कि जैसे आप सिंपली वे में ये समझो कि जैसे कोई घर है, कोई रूम है और वो रूम जो है वो विदाउट वॉल हो, यानी कि उसमें चारों तरफ जो दीवारें होती हैं उनको अगर हटा दिया जाए, ठीक, तो क्या वो रूम प्रोटेक्ट होता है, सुरक्षित होगा? नहीं होगा ना। यहाँ पर अगर हम सेल को एक रूम माने तो उसकी जो कवरिंग है, आउटर सराउंडिंग जो कवरिंग है, वही आपकी कहलाती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो प्लांट सेल हैं उनमें दो कवरिंग होती है। एक तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जो कहलाती है सेल वॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। लेकिन जो एनिमल सेल होती हैं, एनिमल सेल, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और ऐसी कंडीशन में जो सेल का एनवलप है, सेल का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो केवल एक ही होती है और वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं जीव कला। आया समझ में? तो अगर हम इसको सिंपली वे में लें तो हम ये कह सकते हैं सिंपली वे में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट सेपरेटेड of the cantonment of the cell from the say surrounding environmental conditions। अगर हम इसको सिंपली वे में लेना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कोशिका का एक ऐसा आवरण है जो सेल के जो भीतरी संगठक पदार्थ हैं उनको बाहरी वातावरण से क्या करती है? अलग करती है। तो सेपरेशन करती है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन का इनर सेल कंट्रोलमेंट, जो भी आपके मटेरियल हैं उनसे। बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये क्या होती है? आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल। अब यहां पर जो एनिमल है उसमें तो ये आउटर मोस्ट हो गई, जो एनिमल सेल है उसमें तो आउटर मोस्ट हो गई। लेकिन जो प्लांट सेल होती हैं उनमें क्या होती है? अंडर द सेल वॉल। एनिमल में क्या होती है? आउटर मोस्ट। आया समझ में? बात समझ में आई? तो आप समझ लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव कला कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें ये सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन जो पादप कोशिकाएं हैं उसमें ये कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? बात सबकी समझ में आ गई? अब देखो, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इसके स्ट्रक्चर में दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर्स को दिए और इसमें आपके दो थ्योरीज हैं। तो वो पहली जो थ्योरीज है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था रॉबर्टसन। इसको हिंदी में अगर बोले तो बोलेंगे इकाई कला सिद्धांत। आया समझ में? रॉबर्टसन जो है इन्होंने 19वीं सेंचुरी में अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया और इन्होंने ये बताया कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन क्या है और वो किस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है।
तो ध्यान से आप समझो। देखो रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई एक मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन कुछ इस तरह से है। देखो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है प्रोटीन की। एक लेयर होती है अपर साइड पर, तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं, और एक लेयर होती है लोअर साइड पर, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी अपर, ये आपकी लोअर, ये क्या हो गई प्रोटीन लेयर, अपर प्रोटीन लेयर, और ये आपकी क्या हो गई लोअर प्रोटीन लेयर। आया समझ में? अब इन दोनों लेयर के बीच में दो लेयर होती है फास्फोलिपिड की। दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में दो लेयर किसकी होती हैं फास्फोलिपिड की। लोगों इसको कैसे शो करेंगे? वन लेयर एंड सेकेंड लेयर। ये आपकी लेयर कौन सी हो गई फास्फोलिपिड। आया समझ में? तो रॉबर्टसन ने ये कहा कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम संरचना में देखें तो इसमें फास्फोलिपिड और प्रोटीन ये मिलकर इसका निर्माण करते हैं। प्रोटीन जो होती है उसकी दो लेयर होती हैं अपर एंड लोअर, ऊपर और नीचे, और दोनों प्रोटीन की परतों के बीच में दो परतें किसकी होती हैं फास्फोलिपिड की। फिर इन्होंने इसका मेजरमेंट भी बताया, इसकी जो माप थी उसको भी बताया। कैसे? इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन की लेयर है उसकी थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, 20 एंगस्ट्रॉम 20 एंगस्ट्रॉम। और जो फास्फोलिपिड है इसकी होती है 35 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम सबको टोटल कर लें तो टोटल करने पे कितना हो गया 75 एंगस्ट्रॉम। तो यदि आपसे कोई ये पूछे कि टोटल थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आप आंसर देंगे कितना 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो मेजरमेंट है इसको भी आप ध्यान से अपने दिमाग में रखेंगे, इस पर भी आपको क्वेश्चंस 1 मार्क्स के मिलते हैं। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये जो मैंने डायग्राम आपको बताया ये यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी के अंतर्गत है और उसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्टसन। ठीक है, क्लियर? उसके बाद देखो, उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसमें संशोधन किया, और वो संशोधन उनकी थ्योरी के आधार पे था और उसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक ठीक मॉडल के नाम से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इसको भी आप समझ लो। देखो इसको हमने नाम दिया पहला फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी, तरल मोज़ेक सिद्धांत। और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब जो चेंज है उसको तुम लोग समझो। मेन चीज इसमें चेंज जो है वही आपको समझ लेना है, कंपोजिशन सेम है
यानी कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन ही पाए जाएंगे जो इसमें चेंज है, वो आप ध्यान से समझ लो। देखो, सिंगर और निकोलसन ने अपने ऑब्जर्वेशन से ये बताया कि वास्तव में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन जो है उसकी दो पोजीशन होती है, दो पोजीशन। कौन कौन सी? एक प्रकार का प्रोटीन बाहर की तरफ होता है, समझ गए, और दूसरे प्रकार का प्रोटीन जो फास्फोलिपिड की लेयर है उसके बीच बीच में क्या होता है? धसा होता है, यानी कि इनवेजिट होता है। रॉबर्टसन ने बताया था प्रोटीन की दो लेयर होती है, बाहर, ऊपर और नीचे, लेकिन सिंगर ने और निकोलसन ने क्या बताया कि प्रोटीन डिवाइड होता है टू रीजन में। एक रीजन होता है बाहर की तरफ जिसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, और एक होता है फास्फोलिपिड के बीच बीच में जिसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। आया समझ में? तो चेंज को अगर हम डायग्राम के रूप में समझें तो देखो इस तरह से इसको चेंज किया जाएगा। हम इसी पॉइंट में आपको समझा दे रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। देखो, तो एक प्रकार का प्रोटीन होगा बाहर की तरफ, और एक आपका क्या होगा? अंदर। ये चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। और जो बीच में है यानी कि ये, इसको बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। अगर इसको हिंदी में बोलें तो इसको बोलेंगे परिधीय प्रोटीन, और इसको बोलेंगे अंतर्ग्राही प्रोटीन। ठीक, बाकी ये जो लेयर है ये आपकी सेम रहेगी, फास्फोलिपिड। आया समझ में? तो थोड़ा सा चेंज है, और चेंज ये है कि प्रोटीन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो आपका पेरिफेरल हो जाएगा और दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा। अब एक चीज और समझ लो, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसको हम लोग दूसरी भाषा में चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं, इसको चैनल प्रोटीन का नाम भी देते हैं। और चैनल प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोटीन के माध्यम से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बाहर और भीतर दोनों तरफ पदार्थों का जो एक्सचेंज होता है उसमें ये प्रोटीन एज ए क्या? डोर, यानी कि दरवाजे का काम करता है। समझ गए? ये एक प्रकार का डोर होता है जिसके ओपन होने पर ही पदार्थ क्या होते हैं? एक अंदर और बाहर आ जाते हैं, और जब ये बंद रहता है तो पदार्थ का जो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है या मूवमेंट है वो ब्रेक हो जाता है। समझ गए? इसीलिए इसको चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। समझ गए? दूसरी बात, जो पेरिफेरल प्रोटीन है, इस प्रोटीन से अलग प्रकार के जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो भी ऐड होते हैं। इसको अगर हम बनाना चाहें तो देखो ऐसे करके बनाते हैं, इस तरह से ये ऐड होते हैं, ऐसे ये इसके साथ बाइंड अप होते हैं। जैसे इसमें आपको ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक, लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना। ये जो पदार्थ हैं
वो पेरिफेरल प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो जाते हैं, तो उसके साथ एक चेन के रूप में जुड़ जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड प्रोटीन या बंधित प्रोटीन। समझ गए? क्लियर? तो ये जो डायग्राम है ये आपका सिंगर और निकोलसन ने दिया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इसके दो डायग्राम हैं। एक तो आपका यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी है जो सिंपल है, जो मैंने आपको पहले बताया, और दूसरा आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो आपका ये है। दोनों ही डायग्राम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई? ठीक। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे फंक्शन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है, देखो अब आपकी लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव कला के कार्य। ठीक है, बात समझ आ रही? जीव कला के कार्य। अब देखो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, सेल बाउंड्री। शॉर्ट में आपको लिखते रहे, आप लोग अपने द्वारा समझ के इसको सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं। सेल बाउंड्री का मतलब समझी गए, ये कोशिका के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाती है। एक क्या बनाती है, कवरिंग, और ये कवरिंग क्या होती है, प्रोटेक्शन देती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि अगर कोई घर है और उसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं है तो क्या होगा, इजीली कोई भी उसके अंदर आ सकता है और कोई जा सकता है। लेकिन बाउंड्री होने की वजह से क्या है, वो एकदम से नहीं आ सकता। अगर जाए उसको बाउंड्री पे चढ़ना पड़ेगा, फिर कूदना पड़ेगा, होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर बाउंड्री का प्रोटेक्शन घरों के लिए होता है, उसी तरह सेल के लिए क्या होता है, बाउंड्री का काम करती है। पहला फंक्शन समझ में आया? उसके बाद देखो दूसरा, सेपरेशन ऑफ फॉर एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो सेल के अंदर का संगठन है, जो सेल के कंटोनमेंट्स हैं, उनको बाहरी वातावरण से क्या करती है, सेपरेट करती है। तो सेल का वातावरण अंदर का क्या है, अलग है, बाहर का अलग है। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे हम लोगों के शरीर में टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 होता है। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो तो उतना ही रहता है, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वेरी करता है, कभी लो होगा कभी हाई होगा, होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमारी जो स्किन है, जो हमारी त्वचा है, वो हमारे पूरे शरीर की क्या है, कवरिंग है, जो हमको बाहर के टेम्परेचर से क्या करती है, सेपरेट रखती है। क्लियर? बात समझ आ गई? और उसके कई प्रकार के प्रोडक्शन होते हैं। तो सेम यहाँ पर सेल के लिए सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों ही ये काम करती हैं, सेपरेशन करती हैं। समझ गए? क्लियर? और फिर आपका तीसरा हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसके बारे में मैंने आपको भी बताया कि कोशिका में कोई भी चीज अंदर से बाहर आएगी या बाहर से अंदर आएगी, तो उसका जो नियंत्रण है, उसका जो रेगुलेशन है, वो किसके द्वारा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, ये भी मैं आपको इसी जल्दी समझा देता हूँ। देखो दो चीजें हैं। पहला आपका क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण। CO2 और ऑक्सीजन, जो विसरण है वो किस किस के लिए होगा, CO2 और ऑक्सीजन। CO2 कोशिका की क्या होगी, बाहर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी। तो ये जो मूवमेंट है उसमें प्रोसेस कौन सी यूज होगी, विसरण। और एक आपका दूसरा क्या होगा, ऑस्मोसिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परासरण। परासरण आपको मैंने समझाया था। इसमें आपका क्या होगा, जल यानी कि वाटर या फिर अदर सॉल्वेंट।
वाटर होगा और अदर विलायक होंगे। तो ये जो मूवमेंट है, जब ये मूवमेंट होगा कोशिका के अंदर या बाहर, तब वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है सेल की। तो आपके लिए अगर हम आपके एग्जाम की बात करें तो इसमें आपकी दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो स्ट्रक्चर हो गया, यूनिट मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और दूसरा आपका फंक्शन हो गया। समझ गए? क्लियर? तो इस वीडियो को ध्यान से समझ लो, क्लियर हो जाए तो मुझे बताना या मेरे चैनल पे कमेंट करना। ठीक? जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं उसको कर ले, तो उनको पुराने वीडियो और नए वीडियो दोनों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है? खुश रहो, घर में रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो और हमेशा इस चीज़ को सोचो कि हमको कुछ ऐसा करना है जो हमारे पेरेंट्स का, हम अपना, हमारे टीचर्स का और हमारे कॉलेज का नाम हमेशा ऊंचा रखें। ठीक है बेटा? थैंक यू।